नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। और आइए अब शुरुआत करते हैं तेजस 24 की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट पर इस मामले को लेकर सबकी नजर। देश की सर्वोच्च अदालत जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच मामले में सुनवाई करेगी। सुबह 11 बजे के बाद मामले में सुनवाई शुरू होगी। इससे पहले कोर्ट ने मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने की खबरों पर उसे संरक्षित करने का आदेश दिया था। तीसरे दिन की सर्वे की रिपोर्ट जब बन रही थी, तब वहां पर तालाब के भीतर जब पानी हटाया गया तो एक शिवलिंग मिला। उसके बाद यह मामला कोर्ट तक पहुंचा तो कोर्ट ने आदेश दिया था कि उस मामले को ऐसे ही सुरक्षित रखा जाए। अब देखना होगा, क्योंकि आज की सुनवाई इस मामले में काफी महत्वपूर्ण है। ज्ञानवापी केस को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच करेगी। इससे पहले कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने की खबरों पर उसे संरक्षित करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आने वालों की संख्या 20 तक सीमित रखने का निचली अदालत का आदेश सही नहीं है। सभी नमाजियों को वहाँ आने दिया जाए। ज्ञानवापी केस को लेकर आज वाराणसी कोर्ट में भी सुनवाई होगी। कोर्ट आज इस पर 3 मामलों की सुनवाई करेगा। पहली सुनवाई नदी के सामने की दीवार को तोड़ने और तालाब सफाई को लेकर होगी। दूसरी सुनवाई मुस्लिम पक्ष की तरफ से वजू खाने पर लगी सील खुलवाने को लेकर होगी। तो तीसरी सुनवाई योगी सरकार की तरफ से वजू खाना सील कर देने के बाद की स्थिति पर रिपोर्ट के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर बहाल करने को लेकर होगी। और इसी मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ज्ञानवापी सर्वे टीम आज अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर सकती है। 2 दिन एक्स्ट्रा मांगे गए थे इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए। आज कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह पेश करेंगे रिपोर्ट। ये बड़ी खबर है। विशाल सिंह ने पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली है। ये जानकारी मिली है मंगलवार को। कोर्ट कमिश्नर रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिन का समय मांगा था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। 3 दिन सर्वे चला है। गहराई से ये सर्वे किया गया है और इसमें बड़े साक्ष्य भी मिले हैं। ये रिपोर्ट आज कोर्ट में जा रही है। ज्ञानवापी केस में आज फिर वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई होगी। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह आज सर्वे रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं। इससे पहले मंगलवार को कोर्ट कमिश्नर ने रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिनों का समय मांगा था। आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर का 3 दिनों तक सर्वे किया गया था। इस सर्वे के आधार पर कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट बनाई है। सर्वे के दौरान कई घंटों की वीडियो रिकॉर्डिंग और सैकड़ों फोटो खींचे गए हैं। SP चीफ अखिलेश यादव ने कहा है कि हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, मंदिर बन जाएगा। क्योंकि इस कोर्ट का मामला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी जिम्मेदारी थी सर्वे करने की, आखिरकार वो रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई। और हमारे धर्म में तो यह है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। ज्ञानवापी को लेकर इससे पहले भी आंदोलन हुए हैं। सन 1959 में यूपी के हापुड़ में इस मामले को लेकर शिव कुमार गोयल नाम के समाजसेवी ने आंदोलन किया था। शिव कुमार के भाई अनिरुद्ध गोयल ने कहा कि उनका परिवार इस मुद्दे पर हो रही चर्चा से खुश है। सच्चाई सामने आ रही है। अरे ये महीने में, 2 महीने में, साल में, 6 महीने में सुप्रीम कोर्ट से भगवान कृपा करेंगे और जो बात सत्य है वो सामने आ जाएगी। और आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ज्ञानवापी विवाद में अभद्र टिप्पणी करने वाले AIMIM नेता प्रवक्ता गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ज्ञानवापी केस से जुड़ा हुआ मामला है। आरोप यह है, अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने दानिश कुरैशी को गिरफ्तार किया है। दानिश ने शिवलिंग को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा था आपत्तिजनक पोस्ट और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है अहमदाबाद से। अब आगे की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ज्ञानवापी विवाद में शिवलिंग पर अभद्र टिप्पणी करने वाले AIMIM प्रवक्ता दानिश कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। दानिश कुरैशी को अहमदाबाद की साइबर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। दानिश ने शिवलिंग को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखी थी। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। VHP ने दानिश के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद गिरफ्तारी हुई है। उस पर साइबर एक्ट की धाराएं लगाई गई है। मथुरा कोर्ट में आज श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में सुनवाई होगी। इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया जाएगा। दरअसल हिंदू पक्ष ने कोर्ट से ईदगाह कमेटी से हुए समझौते को गलत बताते हुए उसे खारिज करने की मांग की थी, जिस पर दूसरे पक्ष ने केस को ही खारिज करने की मांग की थी। इस मामले को अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री ने दाखिल किया था।
श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में बुधवार को मथुरा की सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक वाद दायर किया गया है। इस वाद में दिनेश कौशिक नाम के एक शख्स ने शाही ईदगाह में लड्डू गोपाल के अभिषेक की इजाजत मांगी है। कोर्ट ने उनकी यह याचिका स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 1 जुलाई की तारीख तय की है। इससे पहले कानून की कुछ छात्राओं ने जिला अदालत में केस दायर कर 13.37 एकड़ भूमि को कब्जे से मुक्त कराए जाने की प्रार्थना की है। आज की एक और बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। निठारी हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर ये है कि निठारी कांड में 14वें मामले में आज सजा सुनाई जाएगी। ये बड़ी खबर। दोषी सुरेंद्र कोहली और मुनिंदर सिंह पंढेर को सीबीआई कोर्ट सुनाएगी सजा। बता दें कि मंगलवार को गाजियाबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली और मुनिंदर सिंह पंढेर को दोषी करार दिया था। आज सजा का ऐलान। इस मामले में क्या होता है ये देखना होगा। नोएडा की निठारी कांड में आज सुरेंद्र कोहली और मुनिंदर सिंह पंढेर को आज सजा सुनाई जाएगी। गाजियाबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगी। आज जिस केस में सजा सुनाई जाएगी वो इस केस का 14वां मुकदमा है। मंगलवार को सुरेंद्र कोहली व मुनिंदर सिंह पंढेर को दोषी करार दिया गया था। कोहली को रेप और मर्डर जबकि पंढेर को मोरल ट्रैफिकिंग एक्ट आरोप में दोषी करार दिया गया है। इस मामले में आरोपित सब इंस्पेक्टर सिमरजीत कौर को सबूत मिटाने के आरोपों से बरी कर दिया गया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सजा पर आज से बहस शुरू होगी। मलिक पर कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए टेरर फंडिंग करने, आतंकी समूहों का सदस्य होने, साजिश रचने और राजद्रोह के आरोप लगे हैं। कोर्ट में मलिक ने इन आरोपों को स्वीकार कर लिया है। यासीन के स्वीकार करने के बाद विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने सजा पर बहस के लिए आज की तारीख तय की थी। यासीन समेत कई अन्य आरोपियों की सजा पर भी आज से बहस शुरू होगी। तेजस 24 में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को आज राहत मिल पाती है या फिर नहीं। आजम खान की जमानत पर आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट आजम की जमानत पर फैसला भी लेगा और जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। यूपी सरकार ने आजम खान की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में किया था विरोध। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और रामपुर के विधायक आजम खान की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस BR गवई, जस्टिस S गोपन्ना की पीठ फैसला सुनाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की जमानत का विरोध किया था। यूपी सरकार ने कहा था कि आजम खान भूमाफिया हैं और आदतन अपराधी हैं। यूपी सरकार ने कहा था कि पूछताछ करने गए जांच अधिकारी को भी आजम खान ने धमकी दी थी। झारखंड हाईकोर्ट में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन आवंटन केस और सेल कंपनियों को लेकर सुनवाई होगी। इससे पहले मंगलवार को सेल कंपनी को लेकर सुनवाई हुई। इस मामले में सरकार की तरफ से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। मामले को लेकर कोर्ट किसी फैसले तक नहीं पहुंच पाई। सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने 19 मई को फिर से सुनवाई करने की बात कही थी। वहीं माइनिंग लीज प्रकरण मामले में सोरेन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा था। और जल्दी से एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। आईएएस पूजा सिंघल पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। यह है इस वक्त की एक और बड़ी खबर जिस पर रहेगी नजर। 3 अलग अलग मामलों को लेकर हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। पहला मामला पूजा सिंघल के खिलाफ दायर जनहित याचिका का है। दूसरा मामला सेल कंपनी में निवेश का है, जबकि तीसरा मामला मनरेगा घोटाले का है। पूजा सिंघल पर करप्शन के बड़े आरोप हैं। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के 3 अलग अलग मामले को लेकर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पहला मामला पूजा सिंघल के खिलाफ दायर जनहित याचिका का है। दूसरा मामला सेल कंपनी में निवेश का है, जबकि तीसरा मामला मनरेगा घोटाले का है। ईडी की छापेमारी और पूछताछ के बाद मामले की जांच के लिए वरुण कुमार दुबे ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि खान सचिव पूजा सिंघल के मामले की जाँच सीबीआई से कराई जाए। 34 साल पुराने रोड रेस केस में सुप्रीम कोर्ट आज कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की सजा बढ़ाने की याचिका पर फैसला सुनाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट आज ये तय करेगा कि सिद्धू की सजा बढ़ाई जाए या नहीं। पीड़ित परिवार की ओर से इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू का वर्ष 1988 में पटियाला में पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1000 का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था। और आइए एक और बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। उमर खालिद की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर। आपकी टीवी स्क्रीन पर सुबह 11 बजे सुनवाई का सिलसिला शुरू होगा। उमर खालिद पर फरवरी 2020 में दंगों की साजिश को लेकर चल रहा है ये मुकदमा। बता दें कि खालिद पर
यूएपीए के तहत केस चल रहा है। दिल्ली दंगे में साजिश के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद द्वारा फरवरी 2020 में दंगे की साजिश रचने को लेकर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट इसी मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। अदालत ने प्रभावी निर्णय के लिए खालिद के साथ अभियोजन पक्ष को सभी जरूरी दस्तावेज रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट आज हेट स्पीच और फेक न्यूज से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगा। कोर्ट ने इस मामले को सभी केसों को 4 कैटेगरी में बांटने का आदेश दिया है। हेट स्पीच से जुड़े 100 से ज्यादा अलग अलग मामले हैं, जिनमें आईटी एक्ट, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, हेट स्पीच, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और मीडिया में पक्षपाती रिपोर्टिंग से जुड़े मामले हैं। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इन मामलों को अलग अलग करने को कहा था। शीना बोरा मर्डर केस की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी आज जमानत पर रिहा हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी की जमानत मंजूर कर दी है। इसके बाद आज वो मुंबई के भयखला जेल से रिहा हो जाएंगी। इंद्राणी करीब 6.5 साल से जेल में बंद हैं। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट और सत्र अदालत मुखर्जी की अलग अलग 7 जमानत याचिकाएं खारिज कर चुका है। जेल में रहने के दौरान उनका अपने पति पीटर मुखर्जी से तलाक भी हो चुका है। और आइए जल्दी से एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। राजस्थान में बीजेपी का आज से चिंतन शिविर शुरू हो रहा है, 3 दिन तक चलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे, संबोधित करेंगे इस चिंतन शिविर को। चिंतन शिविर में बीजेपी राष्ट्रीय संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे और शाम को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आज से जयपुर में 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन कर रही है। पीएम मोदी वर्चुअली बीजेपी के चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। चिंतन शिविर में बीजेपी राष्ट्रीय संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, उपाध्यक्ष, सभी प्रदेशाध्यक्ष शामिल होंगे। बैठक में अगले साल राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। जयपुर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज से 3 दिवसीय बैठक शुरू होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शाम 4 बजे जयपुर पहुंचेंगे। नड्डा शाम 7 बजे जनसंघ के संस्थापक सुंदर सिंह भंडारी की किताब का विमोचन करेंगे। जेपी नड्डा शाम 6 बजे राष्ट्रीय महासचिवों के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी आज सुबह 10:30 बजे वडोदरा के श्री स्वामीनारायण मंदिर की ओर से आयोजित युवा शिविर को संबोधित करेंगे। इस शिविर का आयोजन श्री स्वामीनारायण मंदिर कुंडल धाम और श्री स्वामीनारायण मंदिर करीलीबाग की ओर से किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। साथ ही एक भारत, श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत और स्वच्छ भारत जैसी पहलों के माध्यम से उन्हें एक नए भारत के निर्माण में भागीदार बनाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के मद्देनजर इसका आयोजन किया जा रहा है। सेमिनार का शीर्षक स्वराज से नए भारत में भारत के विचारों का पूर्णावलोकन रखा गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे, जबकि कुलपति समारोह की अध्यक्षता करेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। बैठक में बॉर्डर सिक्योरिटी, बीबीएमबी और किसानों के मसले पर चर्चा होगी। इससे पहले आंदोलनकारी किसानों की मांग स्वीकार करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को 14 जून और 17 जून को धान की अलग अलग बुआई के नए कार्यक्रम का ऐलान किया। इस तरह अब कुल जोनों की संख्या को 4 से घटाकर 2 में सीमित कर दिया गया है। कांग्रेस छोड़ने के बाद हार्दिक पटेल आज इस्तीफे की वजहों के बारे में खुलासा कर सकते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में हार्दिक का इस्तीफा कांग्रेस को बड़े झटके के रूप में दिखा जा रहा है। हार्दिक पटेल ने ट्वीट कर कहा है कि आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरे साथी और गुजरात की जनता करेगी।
गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। युवा पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हार्दिक ने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए। कहा, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में किसी भी मुद्दे के प्रति गंभीरता की कमी है। जब भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिला तो लगा कि उनका ध्यान जनता की समस्याओं से ज्यादा मोबाइल और बाकी चीजों पर रहा। शीर्ष नेतृत्व का बर्ताव जनता के प्रति ऐसा है कि गुजरातियों से उन्हें नफरत हो। राजस्थान के आदिवासी जिले डूंगरपुर के कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। वैसे इस्तीफा देने वाले इस विधायक के खिलाफ एक दिन पहले ही एफआईआर भी दर्ज की गई थी। दरअसल सुरपुर पंचायत में प्रशासन गांव के संघ अभियान के तहत 17 मई को लगे शिविर में घोगरा और ग्रामीणों ने डूंगरपुर एसडीएम, तहसीलदार और कई अफसरों को पंचायत भवन के कमरे में बंद कर दिया था। गोंडल धाम के अध्यक्ष नरेश पटेल ने राजनीति में आने का फैसला किया है। नरेश पटेल कुछ दिन पहले जामनगर में श्रीमद् भागवत सप्ताह में भाजपा नेताओं के साथ देखे गए थे, जबकि कुछ दिन पहले उन्होंने दिल्ली जाकर कांग्रेस हाईकमान और प्रशांत किशोर से भी मुलाकात की थी। अब इन सब के बीच जब पीएम मोदी गुजरात आ रहे हैं और इस कार्यक्रम में नरेश पटेल को निमंत्रण दिए जाने से एक बार फिर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे का कारण निजी बताया जा रहा है। बुधवार को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले दिल्ली के एलजी नजीब जंग थे। फिलहाल अगला एलजी दिल्ली का कौन होगा, इस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। अनिल बैजल का हाल के दिनों में दिल्ली सरकार के साथ काफी विवाद सामने आया था। अरविंद केजरीवाल सरकार ने इन पर काम नहीं करने देने सहित केंद्र का एजेंट होने का भी आरोप लगाया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 4 दिनों तक बंगाल के दौरे पर हैं। संघ प्रमुख पश्चिमी मेदिनीपुर के केशियारी में आरएसएस की संगठनी बैठक व कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। केशियारी में 18 से 21 मई तक होने वाले आरएसएस के संघ शिक्षा वर्ग कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख की निगरानी में स्वयंसेवकों को शारीरिक और बौद्धिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। विरोधी तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी उन्हें फल और मिठाई भेजेंगी। 22 मई से शुरू हो रही सिखों के प्रमुख तीर्थ तथा उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में पहचान रखने वाले श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए पहला जत्था आज ऋषिकेश से रवाना होगा। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि इस वर्ष श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई को खुल रहे हैं। यात्रा के पैदल मार्ग खोलने का कार्य भी अंतिम चरण में है। ज्ञानव्यापी को लेकर सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट लिखने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने सफाई देते हुए कहा है कि उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया। ज्ञानवापी में शिवलिंग है या क्या है, आप ये बताएं कि यह धर्म के मौलवी या साधु तय करेंगे या इतिहासकार आर्ट हिस्टोरियन तय करेंगे। 22 मई को दिल्ली के तीनों नगर निगमों का आपस में विलय हो जाएगा और सिर्फ एक दिल्ली नगर निगम का गठन हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। विलय के साथ ही तीनों नगर निगम के पार्षद और मेयर का कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा। 22 मई को अस्तित्व में आने वाले दिल्ली नगर निगम की कमान एक विशेष अधिकारी और निगमायुक्त के हाथ चला जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य की कानून व्यवस्था पर लगातार अहम बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ राज्य में रोड सेफ्टी पर समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि काफी बड़े पैमाने पर जो धर्म स्थलों से माइक उतारे गए हैं उसकी सराहना हुई है। हम सुनिश्चित करें कि धर्म स्थलों से जो माइक उतर चुके हैं वो दोबारा नहीं लगनी चाहिए। हर जिले में धर्म स्थल से माइक की आवाज उसके दायरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। सिद्धार्थनगर में एसपी चीफ अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी सरकार में पुलिस निर्दोषों पर अत्याचार कर रही है। खासकर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए, आखिरकार क्या हो रहा है। और एक घटना नहीं है, अगर यहाँ की पुलिस का कामकाज देखें हम तो देश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रही है।
यूपी के अंबेडकर नगर में धर्म छिपाकर शादी, 3 तलाक और हलाला के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि आजमगढ़ निवासी शबाना ने श्याम बनकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया, धर्म छिपाकर उससे शादी की, नमाज व कलमा न पढ़ने पर 3 तलाक दे दिया। इसके बाद युवती को भाइयों के साथ हलाला करने को लेकर भी मजबूर किया। पीड़िता अब न्याय पाने के लिए ठोकर खाने को मजबूर है। मध्य प्रदेश में बिजली की भारी कटौती को देखते हुए विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। आज कांग्रेस विधानसभा स्तर पर आंदोलन करेगी। क्या शहर, क्या गांव, क्या किसान, क्या उद्योग, सभी जगह बिजली की बेतहाशा कटौती की जा रही है। बिजली कब आती है, कब जाती है, किसी को पता नहीं चलता। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री स्वयं जनरेटर के सहारे गांव में रात्रि विश्राम कर रहे हैं। आज विधानसभा मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। शिवराज सरकार की संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री जी बोलती नजर आ रही हैं कि संस्कारों की कट्टरता सीखना है तो मुसलमानों को अपना आदर्श बनाओ। जो समय तय है उस पर टोपी उठाएंगे। उनका छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, व्यापारी हो, अधिकारी हो, दुनिया के सब काम छोड़ेंगे और नमाज पढ़ेंगे। हालांकि बाद में मंत्री उषा ठाकुर ने अपने बयान पर कहा कि मुसलमानों की कट्टरता से मतलब कड़ा अनुशासन है, उनसे हिंदुओं को सीखना चाहिए। एमपी के निमिष में हिंदू संगठनों ने फव्वारा चौक पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। दरअसल सोमवार को निमिष सिटी के कचहरी में प्रतिमा स्थापित किए जाने के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया और 2 समुदायों के बीच पथराव भी हुआ। इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और उपद्रव को शांत किया। प्रशासन ने विवादित स्थल से हनुमान जी प्रतिमा को विधि विधान से हटाकर पुराने थाने में बने मंदिर पर स्थापित कर दिया है। मुरैना में ट्रॉली में रखे पटाखों में हुए विस्फोट से 5 लोग घायल हो गए हैं। घायल लोगों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। सभी लोग सबलगढ़ के अटार पंचायत के लक्ष्मणपुरा गांव में शादी समारोह में शामिल होने आए थे। 2 बच्चों सहित सभी 5 लोग ट्रॉली में ही बैठे हुए थे। बताया जाता है कि ट्रॉली में पटाखे की बोरी रखी हुई थी। इसी बीच आतिशबाजी के दौरान एक पटाखा ट्रॉली में आ गिरा, जिससे इस विस्फोट की घटना हुई। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने कई फैसलों पर मुहर लगाई। पंजाब में अब किसानों को धान की सीधी बुआई करने पर 1500 रुपए प्रति एकड़ मिलेंगे। कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा शहीदों के परिवारों को दी जाने वाली राशि 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने के फैसले को भी हरी झंडी दे दी गई है। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर आंदोलन में डटे किसान यूनियनों के नेताओं और सीएम भगवंत मान के बीच सहमति बन गई है, जिसके बाद किसानों ने धरना खत्म कर दिया। करीब 2 घंटे चली मीटिंग के बाद ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल मोहाली धरने पर पहुंचे। वहां उन्होंने सरकार और किसानों के बीच हुई सहमति की जानकारी दी। इसके बाद मोहाली मोर्चे को खत्म कर दिया गया। किसान नेताओं ने कहा कि वो अभी मोर्चे को खत्म कर रहे हैं। पंजाब में पनबस और रोडवेज बसों के पहियों को बुधवार दोपहर से ब्रेक लग गई। पनबस और रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने अपनी मांगे न माने जाने के विरोध में बसों का चक्का जाम कर दिया। कर्मचारियों में इस बात से नाराजगी है कि उन्हें 2 माह से वेतन तक नहीं दिया जा रहा है। वो बच्चों की फीस तक नहीं भर पा रहे हैं। पनबस और रोडवेज कॉन्ट्रैक्ट यूनियन ने कहा कि उन्होंने चेतावनी दी थी कि मांगों पर विचार नहीं हुआ तो वो दोपहर बाद बसें खड़ी कर देंगे। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में कल से वडनगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो जाएगा। ये सम्मेलन 20 मई तक चलेगा। सम्मेलन के पहले दिन राज्य सरकार ने वडनगर के गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत को ऐतिहासिक धरोहर पर्यटन स्थल बनाने का निर्णय लिया है। वडनगर में मनाए जाने वाले तानागिरी महोत्सव को अब केंद्र सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। गुजरात के मोरबी में एक कारखाने की दीवार गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई। दीवार के नीचे फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर दब गए, जिनमें 12 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि मोरबी में दीवार गिरने से हुई त्रासदी हृदय विदारक है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदना शोक संतप्त परिवारों के साथ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपराधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश से पुलिस ने सख्त रवैया अपना रखा है।
पुलिस के ऑपरेशन लगड़ा की दहशत अपराधियों में दिख रही है। इसकी बानगी बुधवार को पनकी थाने में उस वक्त देखने को मिली जब पनकी थाने का हिस्ट्री शीटर और टॉप 10 अपराधी जावेद खुद तख्ती लेकर आत्मसमर्पण करने थाने पहुंचा। उसने आगे के जीवन में कभी अपराध न करने की कसम भी खाई। फिल्म प्रमोशन के लिए वाराणसी आए अभिनेत्री कंगना रनौत ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया। कंगना समेत फिल्म की टीम दशमेश्वर घाट पर पहुंची। सभी लोग गंगा आरती में शामिल हुए। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के दौरान मंदिर में मौजूद दर्शनार्थियों ने हर हर महादेव उद्घोष कर कंगना का स्वागत किया। दर्शन के बाद कंगना ने कहा कि काशी के कण कण में महादेव है, उनको किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। एमपी के इंदौर में पुलिस ने बाग में दबिश देकर चुराई गई 18 बाइक जब्त कर ली है और 8 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस क्षेत्र में लगातार हो रही बाइक चोरियों से परेशान थी। इंदौर पुलिस को क्षेत्र के बाइक चोरों को पकड़ने में सफलता मिलना इंदौर पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने के बाद हमने छात्रों को फुटेज दिखाए तो पता लगा कि बाइक चुराने वाले इन गाँव के हो सकते हैं। बाबा रामदेव की पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क प्राइवेट लिमिटेड में आग से लाखों का नुकसान हुआ है। आग हर्बल फूड पार्क के मसाला प्लांट में लगी थी। गनीमत थी कि उस समय प्लांट में कोई वर्कर मौजूद नहीं था। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, मगर तब तक मसाला फैक्ट्री जलकर राख हो गई थी। बताया जा रहा है कि आग इतनी भयानक थी कि लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। यूपी के बिजनौर में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ट्रैफिक सिपाही के चालान काटने पर डॉक्टर साहब भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामला बिजनौर के चांदपुर शहर का है। चालान काटने पर डॉक्टर साहब का पारा इतना हाई हुआ कि बीच सड़क पर ट्रैफिक पुलिस के सिपाही को धमकाने लगे, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ने डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। राजधानी जयपुर में कार सवार कुछ युवकों ने ट्रैफिक कर्मियों के साथ बदसलूकी करते हुए मारपीट की। पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ डाली। ये घटना उस वक्त हुई जब कार चालक रेड लाइट की सिग्नल बत्ती तोड़कर बीच चौराहे पर आ गया। इस दौरान मौजूद ट्रैफिक कर्मी ने कार को रोकने का प्रयास किया, जिसमें कार चालक का साइड ग्लास टूट गया। इससे गुस्साए कार चालक ने ट्रैफिक कर्मी के साथ बदसलूकी करते हुए जमकर गाली गलौज की। बाढ़ का भयावह मंजर पूर्वोत्तर में देखने को मिला है। असम के कई जिलों सहित त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के कुछ हिस्सों से सड़क और रेल संपर्क टूट गया है। बाढ़ के कारण हजारों हेक्टेयर भूमि पर खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। संचार और यातायात ठप होने से रोजमर्रा के कारोबार पर भी असर पड़ा है। बारिश से कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन आने वाले वक्त में होगा। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालकर राहत कैंप में ले जाया जा रहा है। असम के कई इलाकों में बाढ़ का पानी आने के कारण राज्य में प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 4 लाख हो गई है तथा बारिश की वजह से हुई हादसे में 3 और लोगों की मौत हो जाने से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 8 हो गई है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण असम की बराक घाटी और दीमा हसाओ जिले समेत पड़ोसी राज्यों त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के कुछ हिस्सों से सड़क और रेल संपर्क टूट गया है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। पूर्वी दिल्ली के खिचरीपुर इलाके में एमसीडी और डीडीए का अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है। बुधवार को खिचरीपुर मेन रोड पर एक बिल्डिंग को अतिक्रमण बताकर बुलडोजर चलाया गया। इसके अलावा कल्याणपुरी इलाके में भी नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान अभियान का विरोध करने पर आप विधायक कुलदीप कुमार को हिरासत में ले लिया गया। आपको बता दें कि आज नॉर्थ एमसीडी की एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव रोहनी इलाके में चलेगा। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 532 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है। इसके अलावा पॉजिटिविटी रेट 2.1% हो गई है। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 24,989 टेस्ट किए गए और 767 मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में फिलहाल कोरोना के 2,675 एक्टिव केस है और दिल्ली में सऊदी अरब सरकार ने हज यात्रियों को अपने साथ आबे जमजम लाने पर रोक लगा दी है। सऊदी सरकार ने इस संबंध में बुधवार को नोटिफिकेशन जारी किया। हालांकि नोटिफिकेशन में ये नहीं बताया गया है कि इस पवित्र जल को लाने पर रोक क्यों लगाई गई है। एयरलाइंस कंपनियों से कहा गया है कि वो अब आबे जमजम पर प्रतिबंधी के फैसले का सख्ती से पालन कराएं। पहले हर हज यात्री को घटाकर 5 लीटर कर दिया था
और अब इसे लाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में पुतिन की सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। यूक्रेनी सेना के प्रतिरोध का सबसे अहम और बड़ा किला मारिपोल स्पीड प्लांट पर रूस का कब्जा हो गया है। अब तक यूक्रेनी सेना के लगभग 1000 जवान रूसी सेना के सामने सरेंडर कर चुके हैं। रूसी सेना के मुताबिक सोमवार से अब तक 960 यूक्रेनी सैनिक आत्मसमर्पण कर चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज स्वीडन की प्रधानमंत्री मैंडेलिना एंडरसन और फिनलैंड के राष्ट्रपति सॉली निनिस्टो से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस में तीनों नेता फिनलैंड और स्वीडन के नाटो आवेदन और यूरोपीय सुरक्षा पर चर्चा करेंगे। व्हाइट हाउस ने कहा है कि तीनों नेता वैश्विक मुद्दों के साथ ही करीबी साझेदारी को मजबूत करने और यूक्रेन के लिए समर्थन पर भी चर्चा करेंगे। फिनलैंड और स्वीडन बुधवार को नाटो की सदस्यता के लिए आधिकारिक तौर पर आवेदन किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश में आम चुनाव समय पूर्व कराए जाने की अटकलों को खारिज कर दिया है। शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने अपने संवैधानिक कार्यकाल को अगले साल अगस्त तक पूरा करने का फैसला किया है। शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के तहत नवगठित सरकार आर्थिक स्थिति के कारण दबाव में है। 10 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इमरान सरकार को बेदखल करने के बाद शहबाज शरीफ की अगुवाई में नई गठबंधन सरकार बनी थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश में रह रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने साफ किया है कि CPEC परियोजना पर काम कर रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। आदेश जारी होने के एक दिन पहले शहबाज ने चीनी प्रधानमंत्री ली किंग से टेलीफोन पर बातचीत की थी। प्रधानमंत्री शहबाज ने गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह, योजना मंत्री एहसान इकबाल और अन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पाक आर्मी के साथ संघर्ष विराम की मियाद 30 मई तक बढ़ा दी है। अफगानिस्तान में उच्च स्तरीय सुरक्षा दल की बैठक के बाद ये ऐलान हुआ। पाकिस्तान की ओर से बैठक में पूर्व ISIS प्रमुख फैज हमीद की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने शिरकत की। TTP की ओर से कबायली बुजुर्ग ने बातचीत की। संघर्ष विराम के लिए TTP ने पाकिस्तान के आगे कई मांगे रखी हैं, जिनमें उसके कुछ बड़े कमांडरों की रिहाई भी शामिल है। आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका की मदद के लिए कई हाथ आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री SK स्टालिन ने राहत सामग्री से भरी एक जहाज को रवाना किया। अनाज, जरूरी दवा और दूसरी रोजमर्रा की चीजों को लेकर ये जहाज चेन्नई पोर्ट से रवाना हुआ। तमिलनाडु सरकार केंद्र सरकार के इतर श्रीलंका को राहत सामग्री भेज रही है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने बुधवार को संसद में कहा कि देश को विश्व बैंक से $16 करोड़ की सहायता मिली है। उन्होंने कहा कि इन पैसों का कुछ हिस्सा ईंधन खरीदने में खर्च किया जाएगा। आर्थिक संकट के कारण देश में ईंधन और गैस की कमी होने के कारण जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। PM विक्रमसिंघे ने कहा कि विश्व बैंक के बाद अब एशियाई विकास बैंक की तरफ से भी कर्ज मिलने की संभावना है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन अफगान महिलाओं के अधिकारों पर लगातार अंकुश लगा रहा है। तालिबान ने अब संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन की महिला सदस्यों को हिजाब पहनने के लिए कहा है। UNAMA ने बताया कि तालिबानी अधिकारियों ने UN से कहा है कि महिला कर्मचारियों को ड्यूटी पर हिजाब पहनने पर विचार करना चाहिए। UNAMA ने अपने महिला कर्मचारियों को तालिबान शासन के निर्देश की जानकारी दी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।